So, good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss a topic of BSc Part 1, concept of centrifugal force and Coriolis force and acceleration both. So, first of all, कुछ प्रीवियस स्टडी जो हमने की थी पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, उसके रिजल्ट्स पर हम एक बार बात करते हैं, देखते हैं उसका रिजल्ट्स हमारे पास जो है ठीक है। सबसे पहले देखिए, पिछले बार जो हमने डेरिवेशन निकाला था उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आया था, है ना, उस रिजल्ट के दो पार्ट्स आपके पास यहाँ पर जो बने हुए थे, है ना, जो रिजल्ट्स के दो पार्ट्स आपके आए हुए थे, यही दो पार्ट की हम बात यहाँ पर करेंगे। जो दो पार्ट आपके रिजल्ट्स में आए हुए थे उसी दो पार्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कौन कौन से पार्ट थे, आ गया ये एनिमेशन, ये वाली बात हम कर रहे हैं, है ना। और हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास आया हुआ था ये, है ना। यही दो फोर्स के बारे में या दो एक्सीलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ तो ये एक्सीलरेशन है जिसमें से एक आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन और दूसरा आपका पार्ट जो है वो कहलाता है आपका, कौन सा एक्सीलरेशन है वो, कोरियोलिस एक्सीलरेशन। और उसी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन जो है वो बना हुआ है। ठीक है, किसी का माइक ऑन है वो बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस हमने डेरिवेशन निकाला था, उसी का मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिया हुआ है। एक ये रिजल्ट हमारा आया था d2xt by dt2 और दूसरा रिजल्ट था जो d2y by dt2, वो ये था, है ना। इन दोनों रिजल्ट पर ही हम बात करेंगे। ये दोनों एक्सीलरेशन जो आए हैं, दोनों त्वरण जो आए हैं हमारे पास, उसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले किसके थ्रू हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हम उसकी बात पहले कर लेते हैं। किसके थ्रू हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे? शायद बीच में कैमरा आ रहा होगा, ठीक। तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के कॉन्सेप्ट से, कि कैसे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, क्या होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या जिसे हम हिंदी में अपकेंद्र बल भी कहते हैं, वो क्या होगा, और कोरियोलिस बल जो होता है आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, वो क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक फिगर आपके पास दिखाई दे रहा होगा जिसमें दो हमारे पास फ्रेम है ना। एक एस फ्रेम है और दूसरा एस डैश फ्रेम है, और दोनों फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम आप देख रहे हैं। एक फ्रेम जो है दूसरे फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग से क्या कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से वो मूव कर रही है। दोनों के ओरिजिन देखिए कैसे हैं, कोइंसाइड है। दोनों के जो मूल बिंदु हैं वो एक ही बिंदु पर दिखाई दे रहे हैं। केवल एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश अक्ष आपको भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें जेड भी देखिए, जेड और जेड डैश जो पिछली बार हमने डेरिवेशन देखा था, ठीक उसी प्रकार जेड और जेड डैश जो है वो आपके कैसे हैं, कोइंसाइड है या संपाती है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर जो एस डैश फ्रेम में बैठा हुआ प्रेक्षक होगा, दैट मीन्स इस फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, इस फ्रेम में जो बैठा प्रेक्षक होगा उसके लिए हम बात करेंगे कि उसके लिए जो कौन सी फ्रेम है, ये अजड़त्वीय फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो उसके लिए जो पोजीशन होगा इस पॉइंट P का, ये जो पॉइंट P हमने लिया है 3D में, उसके लिए जो पोजीशन होगा, उस पोजीशन को यदि हम फाइंड आउट करना चाहें, वो पोजीशन आपका होगा, हम लिख सकते हैं आर इसलिए क्योंकि आर पोजीशन को शो करता है, और ये जो स्मॉल आर है वो रोटेटरी फ्रेम के लिए है, घूर्णी फ्रेम के लिए है। और घूर्णी फ्रेम हमेशा कौन सी फ्रेम होती है, अजड़त्वीय फ्रेम होती है या नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। तो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर आई, और इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर प्रारंभिक अवस्था में। तभी पोजीशन जो है ओ से पी के, दोनों के लिए ओ कोइंसाइड है, तो पी के पोजीशन जो होंगे वो दोनों हमने क्या मान लिए हैं, इक्वल मान लिए हैं, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं इस पे ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कि जो पार्टिकल है उसकी ऑब्जर्व वेलोसिटी, ठीक है, कहां पर, कौन सी फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, किस फ्रेम के सापेक्ष बात कर रहे हैं, हम एस डैश फ्रेम के सापेक्ष बात कर रहे हैं। जो हमारी एस डैश फ्रेम है उस एस डैश फ्रेम के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं कि जो भी वेलोसिटी ऑब्जर्व की जाएगी वो क्या की जाएगी। तो हमने कल भी पढ़ा था, इससे पहले भी पढ़ा था कि एक फ्रेम जो है जड़त्वीय फ्रेम है, जो जिस पर कोई पार्टिकल स्थिर है, और जब दूसरी फ्रेम हम लेते हैं
जो एक त्वरण से क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है, यानी कि वह जड़त्वी है, तो दूसरी फ्रेम पर बैठा जो ऑब्जर्वर होता है, जो प्रेक्षक होता है, वो हमेशा क्या करता है, एक बल का महसूस करता है जो पहली फ्रेम की ओर लगता है, जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था F इक्वल टू माइनस एम ए नॉट। आपको याद होगा कि एक अलग से त्वरण उस पर लगता हुआ प्रतीत होता है, जो फ्रेम में बैठा हुआ व्यक्ति है, एस डैश फ्रेम में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको अलग से एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है, जो कि होता है माइनस एम ए नॉट। ये बल लगता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम त्वरण की बात कर रहे हैं तो देखिए रोटेटरी फ्रेम पर अगर हम सॉरी किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो जब हम रोटेटरी फ्रेम पर जो भी ऑब्जर्वर बैठा है उस वो जो वेग महसूस करेगा, वो वास्तविक वेग जो भी है उसमें कुछ माइनस हुआ है, जो हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। क्या माइनस हुआ है कि एक दूसरा वेग उस पर लग रहा होगा, दूर जाने का वेग। एक सिंपल उदाहरण आप कुछ स्कूलों में भी पढ़ते थे डियर स्टूडेंट्स, क्या कि एक नाव है या एक जहाज है पानी का, वो एक किनारे खड़ा है, दूसरा जहाज है जिस पर आप बैठे हैं, और वो जहाज चल रहा है और वो किनारे वाले जहाज से वो दूर जा रहा है। तो जब आप उस दूर वाले जहाज को देखते हो जो किनारे पर है, और आप चलते हुए जहाज पे बैठे हो, तो आपको लगता है कि वो हमसे दूर जा रहा है, यानी कि उस पर एक बल लग रहा है, वो किसी वेग से दूर जा रहा है। किस वेग से दूर जा रहा है? जिस वेग से हम आगे आ रहे हैं उसके विपरीत वेग से वो क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो वेग को क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस करना होगा। तो v इज इक्वल टू सिंस ओमेगा आर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, माइनस किया गया, कि जो रियल वेग है उससे माइनस हुआ यहाँ पर। तो ये जो महसूस करता है, ये कौन करता है? उस फ्रेम पर बैठा हुआ व्यक्ति इस वेग को महसूस करता है जो फ्रेम चलायमान है, जो फ्रेम अजड़त्वी है, जिस फ्रेम में त्वरण स्थित है। हमने इसको ट्रांसफर किया, dr बाई dt को यहाँ ले आए, है ना। ये माइनस वाला पोर्शन जो था वो क्या आ गया, प्लस में। तो ये आपके पास इक्वेशन बना। अब dr बाई dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी vi हमने लिखा, dr बाई dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी v लिखा, r का r लिखा, और ओमेगा क्रॉस r आपका अपनी जगह है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा बना हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमारा बना हुआ है, वो एक ऑपरेटर की भांति यहाँ पर काम करेगा। किसकी भांति काम करेगा? ऑपरेटर की भांति काम। ऑपरेटर का मतलब है हम इसका इस्तेमाल अब सभी के लिए करेंगे, ठीक। किसके लिए करेंगे? ये लिखा है ना, यूजिंग इट फॉर द वेक्टर vi, यानी कि vi के फॉर्म में इसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, देखिए d बाई डी टी vi, ठीक है, d बाई डी टी वी आई आर, समझिएगा, है ना। फिर ओमेगा वी आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे वी आई के लिए यूज कर रहे हैं इस समीकरण को। तो ये देखिए आर है, वहां पर हमने वी आई रखा, ठीक है। इक्वेशन ऊपर में भी आर जहां जहां था वहां हमने क्या रखा है, वी आई रखा। आर जहां जहां था वहां हमने क्या रखा है, वी आई रखा। ये जो समीकरण आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, उसमें जहां जहां आर था वहां ध्यान से देखिए हमने वी आई रख दिया, ये वी आई, ठीक है। अब हम वी आई की वैल्यू देखिए नीचे इक्वेशन नंबर 2 में आ गई है, वी आई इक्वल टू वी आर प्लस ओमेगा आर, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी राइट साइड में ना, राइट हैंड साइड कर, ये वी आई की वैल्यू, ठीक। यहाँ भी वी आई की वैल्यू ये पुट की। कहाँ से ली हमने? इक्वेशन नंबर 2 जो ये हमारा है उस 2 से ली है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो डी वी आर बाई डी टी आर आया, ठीक है। अब इसमें क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले ओमेगा का डिफरेंशिएशन हुआ, आर को हमने छोड़ा, देन ओमेगा को छोड़ा तो आर का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ हमने ओमेगा क्रॉस वी आर किया, करेक्ट है। फिर ब्रैकेट रिमूव किया तो ओमेगा क्रॉस आर, ये हमने अलग रखा। अब देखिए वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सीलरेशन आता है, तो एक्सीलरेशन लिखा हमने। सिंस ये आई के लिए था, इनर्शियल फ्रेम के लिए था, इसलिए ए आई लिखा। ये रोटेटरी फ्रेम के लिए है इसलिए हमने इसे रोटेटरी फ्रेम के लिए ए आर लिखा। ये डी ओमेगा बाई डी टी है, करेक्ट है, ये आर अपनी जगह है। ये डी आर बाई डी टी को फिर से हमने वी आर लिखा, क्योंकि हम जानते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में जब पोजिशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आ जाती है, वेलोसिटी आती है। चूंकि रोटेटरी फ्रेम के लिए है इसलिए रोटेटरी फ्रेम के लिए वी आर लिखा हमने। फिर वी ओमेगा क्रॉस वी आर जो मैंने यहाँ लिख दिया है बाद में, और इसको मैंने पहले लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए आर अपनी जगह है। अब ओमेगा क्रॉस वी आर और ओमेगा क्रॉस वी आर 2 बार है, इसलिए 2 ओमेगा क्रॉस वी आर हमने लिखा, और बचा हुआ ये हिस्सा। अब इस हिस्से को हमने 0 ले लिया। क्यों 0 ले लिया? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने फ्रेम ली थी स्टूडेंट्स, तो हमने बताया था कि फ्रेम जो है वो मूव कर रही है, एच फ्रेम एक समान कोणीय वेग से, तो वेग नियत है। दैट मीन्स
ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई उसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, इसलिए डी ओमेगा बाई डी टी वाला जो ये हिस्सा है वो पूरा वहां से हट गया क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हमारे पास ए आई की वैल्यू आ गई, तो एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, हमें ए आर निकालना है एक्चुअल में, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोटेटरी फ्रेम पे जो त्वरण होगा उसकी बात कर रहे हैं कि अब केंद्र त्वरण क्या होगा या कोरियलिस त्वरण क्या होगा, और उसी त्वरण के माध्यम से हम किसको निकाल पाएंगे, हम निकाल पाएंगे बल को, जिसका कॉन्सेप्ट आगे भी पढ़ेंगे अनुप्रयोग वगैरह पे, है ना। चलिए देखिए, अब मैंने दोनों पक्षों में m का मल्टीप्लाई कर दिया, ये m और ये m, सभी में m आ गया, सिंपल। अब मुझे चूंकि रोटेटरी का निकालना था तो मैंने m a r को बाहर ले लिया और बाकी सबको क्या कर दिया, इसको m a r को रख दिया और बाकी सबको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जिससे सब चीजें किस में आ गई, माइनस के फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू, हाँ बोलिए। मल्टीप्लाई किए m से इसलिए किए क्योंकि ये क्या है, आपका त्वरण है। ठीक है, त्वरण में जब द्रव्यमान का हम गुणा करते हैं तो क्या बनता है, बल। और हमें किसकी जरूरत है, बल की जरूरत है। तो यदि हम त्वरण में बल द्रव्यमान का दोनों पक्षों में तो गुणा कर सकते हैं गणित के नियम के अनुसार, इसलिए हमने दोनों पक्षों में m का गुणा किया, जिससे ये हमारा बल बनेगा। कौन से फ्रेम पर बनेगा, आई फ्रेम पर, मतलब जड़त्वीय फ्रेम पर। और ये बल बनेगा हमारा कौन से फ्रेम पर, आर, यानी कि जो घूर्णन करती हुई फ्रेम है या जो अजड़त्वीय फ्रेम है उस पर। ठीक है, तो हमने m इसलिए गुणा किया। अब देखिए ये वाला हिस्सा हमने यहाँ लिख दिया है इस वाले स्लाइड पे। अब ध्यान से देखिए इसको, ये बल का सूत्र हो गया, द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसलिए इसे हमने F लिखा। R इसलिए क्योंकि ये रोटेटरी फ्रेम के लिए था, ये जड़त्वीय फ्रेम के लिए था, इसलिए हमने इसे क्या लिखा, R लिखा। ठीक है, उसके बाद हाँ बोलिए, माइनस में आएगा क्या, माइनस m ओमेगा, ये वाले में, यहाँ ये वाले में, इसमें बोल रहे हो, नहीं नहीं, इसमें पूरा उसके नीचे वाले में माइनस आएगा, यहाँ माइनस नहीं लिखा है शायद ना, यहाँ माइनस, हाँ वहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ चल नहीं रहा है पेन मेरा ऊपर, ठीक है, तो वहां माइनस आएगा, नहीं लिखा है। ये वाला देख लीजिए, इसमें क्लियर है, यस हाँ ये वाला सही है ना, ये वाला उसमें दिखा नहीं पाया है, तो ये माइनस दोनों रहेंगे क्योंकि पक्षांतर हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। अब ये एफ आर हुआ, एम ए आई की जगह हमने एफ आई लिखा। ये जो बचा कुचा है हमारा, जिसके बारे में हमको आगे अध्ययन करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कहा है एफ ओ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, यानी कि एपरेंट फोर्स जो है एक्चुअली वो रियल फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम और फिक्टिटियस फोर्स यानी कि काल्पनिक बल के योगफल के बराबर होता है आपका आभासी बल। दो प्रकार के बल के योग के बराबर हुआ, एक तो आपका है जो इन एस फ्रेम पर लगता हुआ बल है, वो जिसे हमने एफ आई कहा है, पहला वाला। ठीक है, और दूसरा जो है वो कुछ अननोन चीजें आई हैं जिसको हमने कहा है काल्पनिक बल। उसी काल्पनिक बल को देखिए, उसी काल्पनिक बल को देखिए, यहां पर हमने दो भागों में बांट दिए। जो पहला वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे हमने कहा है कोरियोलिस बल, वैज्ञानिक कोरियोलिस के नाम पर है ये, जिसका भूगोल में बहुतायत में उपयोग है, पृथ्वी की गति में बहुतायत उपयोग है, हवाएं जो चलती हैं वो कोरियोलिस बल से प्रभावित होती हैं। और दूसरा जो है आपका ये बल, जो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल। ठीक है, तो ये जो दोनों एफ नॉट जो आपका बना है ये वाला, वो दो बलों का योगफल है, एक कोरियोलिस बल का, ठीक है, और दूसरा एक कोरियोलिस बल का और दूसरा काल्पनिक बल का। कोरियोलिस बल और फिक्टिटियस फोर्स, मतलब ये काल्पनिक बल को हमने क्या कहा है, एक कोरियोलिस कहा है और दूसरा आपका सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्र बल। क्लियर हो गया? अब देखिए कोरियोलिस बल क्या है। ये कोरियोलिस बल का सिद्धांत, यानी कि कोरियोलिस बल की जो दिशा होती है वो वास्तव में ओमेगा वेक्टर है आपका, आर वी आर, इसमें वेक्टर लगाना है, ये दोनों के जिस तल पर भी होंगे उस तल के लंबवत कोरियोलिस बल की दिशा।
ठीक है। अगर Vr का मान 0 है, यानी कि यदि रैखिक वेग नहीं है किसी भी पार्टिकल का, तो उसके लिए कोरियोलिस बल क्या होगा? 0 होगा। सीधी सी बात है, इस सूत्र में जब Vr की जगह हम 0 रखेंगे तो ऐसा होगा। यदि ओमेगा और Vr दोनों समांतर हो गए तो भी कोरियोलिस बल का मान क्या होगा? 0, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सदिशों का यदि समांतर है तो उनका सदिश गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसलिए ओमेगा क्रॉस Vr की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अगर ओमेगा की दिशा और Vr की दिशा दोनों बराबर हो गई, समांतर हो गई, तो वहां कोरियोलिस बल नहीं लगेगा। ठीक है। कोरियोलिस बल कब सबसे ज्यादा होगा? जब ओमेगा और Vr दोनों की दिशाएं जो होंगी वो परस्पर लंबवत होंगी। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब केंद्र बल उस बल को कहते हैं जो केंद्र से अप लगता है, यानी कि केंद्र के बाहर। देखिए, एक मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ये एक वृत्त है। आपको याद होगा, छोटी कक्षाओं में बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ये इसका हमने सेंटर लिया, यहाँ पर एक पार्टिकल है जो इसकी परिधि पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो किसी भी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में लगाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, और उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्र बल, जिसका सूत्र आपने बचपन में पढ़ा होगा, और वो है आपका mv²/r। इज इट क्लियर? आपको याद आ रहा होगा, mv²/r आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, है ना। ये कौन सा बल होता है? अभिकेंद्र बल होता है, जिसकी दिशा कहाँ होती है? केंद्र की ओर होती है, वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ठीक है। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं वो एक आभासी बल की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल की दिशा जो होती है वो अभिकेंद्र बल की दिशा के विपरीत होती है। मतलब ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये अपकेंद्र बल की दिशा होती है, और ये अंदर की ओर जो डायरेक्शन है वो अभिकेंद्र, यानी कि अपकेंद्र बल को बैलेंस करने के लिए अभिकेंद्र बल आपका लगता है। आपने और भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि मोड़ पर अक्सर कार जब हम चलाते हैं, अभी अब अमरकंटक वगैरह जाते हैं या कहीं घाटी आती है, तो मोड़ जब हम मोड़ते हैं तो मोड़ पर अक्सर जब कार के अंदर या किसी गाड़ी के अंदर हम बैठे रहते हैं, तो हमें केंद्र से पीछे की ओर एक बल का आभास आता है, केंद्र से दूर की ओर, यानी कि बाहर की ओर। ये सेंटर है, हम यहाँ से मोड़ रहे हैं भाई, तो हमें जो बल लगता है, हम खिसक जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं बैठे हुए लोग, बस में चलते हैं या गाड़ी में चलते हैं, तो वो बाहर की ओर जो बल हमें महसूस होता है, उस बल को ही हम कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो अभिकेंद्र बल क्या है? एक आभासी बल है, छद्म बल है ना, एक फिक्टिशियस फोर्स है, वो काल्पनिक बल हम कह सकते हैं। वो हमें केवल महसूस होता है, वो वास्तव में होता है क्या? नहीं होता है। समझ में आ गया? तो अपकेंद्र बल की हम बात कर रहे हैं ना। अपकेंद्र बल वास्तविक बल नहीं है, कौन सा बल है? आभासी बल। इसका व्यंजक आपको अगर ध्यान आ रहा होगा कि क्लास 11th में आपने केपलर के नियम जब पढ़े थे, और हम अभी भी पढ़ेंगे केपलर का नियम, हमारे टॉपिक में और डीप में है, यहाँ तीनों नियम के डेरिवेशन है। वहां तो आपने सेकेंड लॉ थर्ड लॉ ही देखा था, यहाँ फर्स्ट लॉ का भी डेरिवेशन मिलेगा फर्स्ट ईयर में। तो केपलर्स के लॉ जहां पर हमने पढ़े थे, वहां भी हमने अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल की वहां भी चर्चा की थी क्लास 11th में, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में। ठीक है। तो हम अगली क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो वास्तव में होगा, मेन टॉपिक होगा कोरियोलिस बल क्या है, कोरियोलिस बल के अनुप्रयोग जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पहला चैप्टर खत्म होगा इस यूनिट का, है ना। और अपकेंद्र बल क्या है? अपकेंद्र बल एक छद्म बल है, जो कक्षा 11वीं में भी पढ़े हो, एक रिवाइज टाइप का मैं बता दूंगा। अपकेंद्र बल प्रतिक्रिया बल है कि नहीं, अपकेंद्र बल छद्म बल है, सत्यापित कीजिए विभिन्न उदाहरणों को लेकर। ये एक प्रश्न बनेगा आगे के लिए, कल के टॉपिक के लिए, नेक्स्ट क्लास के टॉपिक के लिए। और दूसरा जो आपका बनेगा वो होगा कोरियोलिस बल से आप क्या समझते हैं, और कोरियोलिस बल का अनुप्रयोग को समझाइए। ठीक है। तो आज हमने केवल कॉन्सेप्ट समझा कि कोरियोलिस त्वरण आया कहां से, कोरियोलिस बल आया कहां से, या अपकेंद्र बल आया कहां से, और अपकेंद्र त्वरण आया कहां से। वास्तव में इसका जो नाम है, ये टॉपिक जो है वो आपने देखा कि इस टॉपिक में क्या हमने देखा, क्या टॉपिक हम लेके चले थे। हम एक्चुअल में लेके चले थे जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम में वेग और त्वरण। तो हम जो टॉपिक लिए थे, अगर आपका क्वेश्चन ये भी आता है कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम में वेग और त्वरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो भी ये क्वेश्चन जो है उसका क्या होगा, वो आंसर होगा। तो 3 तरह की चीजें इसमें आ गई, लेकिन मेन ये जो बताता है वो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आया, 2 जो डेरिवेशन बचे हुए थे F0 के, एक आपका बचा हुआ, एक पोर्शन जो था, पहला पोर्शन था कोरियोलिस
बल का, और दूसरा जो था आपका वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का था, या सेंट्रीफ्यूगल बल का था, केंद्र बल का था। यही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही देखेंगे। कल की क्लास या नेक्स्ट जो भी क्लास हमारी होगी उस क्लास में हम बात करेंगे किसकी, कोरियोलिस बल का अनुप्रयोग, कोरियोलिस बल होता क्या है, और अपकेंद्र बल क्या है, वो प्रतिक्रिया बल है कि नहीं, वो छद्म बल है कि नहीं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।